अध्याय 2 सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया यदि नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? यस, हाँ, इसे बदला जा सकता है। क्या ऐसा करना आसान होगा? जी बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन यह करने लायक है। हम सकारात्मक नज़रिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए हमको सकारात्मक नज़रिया बनाने के उसूलों से वाकिफ़ होना होगा। सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। इन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठ होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नज़रिया खुद चुनें। नकारात्मक नज़रिया वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ-बाप, शिक्षक, जीवनसाथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। नज़रिया बदलने के 8 कदम। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानीपूर्वक ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। सोने की तलाश में। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ों रुपए इस ज़माने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद कर निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में
एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर दिखाई न दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई से समझना चाहिए या उस हालात को गहराई में जाकर तलाशना होगा कि उसमें अच्छाई क्या है। हमें बुराई पर ध्यान न देना है, अच्छाई पे ध्यान देना है। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों सारी कमियां दिखाई देगी, लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक नज़रिया वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। कुछ लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले एनर्जी सकर्स कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते रहते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हो। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीमबोट की आविष्कार किया। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि यह बोट कभी भी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी भी चालू नहीं होगी, अब वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नज़रिया है। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई
तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वो ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे ज़िंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते हैं कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं हैं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी: अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी बातों में यह बात बहुत अच्छी तरह दिखाई देगी या बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भी भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज़ में केवल उजले पहलू को देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। दूसरा कदम: हर काम फौरन करने की आदत डालें। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ न कर हार कर। जेम्स अल्बरी। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, When I become a big boy। यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियाँ मिलेगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियाँ पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियाँ पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियाँ शादी हो जाने पर मिलेगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियाँ तब मिलेगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और पूरी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियाँ रिटायर होने के बाद मिलेगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है,
वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ, और 6 महीने बाद भी वह सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। वे लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी कर ही रहे होते हैं। ये लोग भी यह नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वर्तमान में जिए, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार ही मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती हैं कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में हैं और यहीं हैं। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। बेंजामिन फ्रैंकलिन। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं, मैं यह काम किसी और दिन करूँगा, तो इस बात को तय माने कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगें, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टाल मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तीसरा कदम, एहसान मानने का नज़रिया बनाएं। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी काबिलियतों, सहूलियतों के बारे में सोचें। अपनी इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारा नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय अपनी काबिलियतों, सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। आसान मंद होने
के नज़रिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है, तो मैं अपनी बात को न समझा पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो जाए कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केंचुआ डाला, वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केंचुआ शराब वाला गिलास में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि हम वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियामतें छिपी हुई खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आम तौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद ज़रूरी है। हमें ज़्यादा अक्षर शिक्षा की ज़रूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अशिक्षित शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल न हो। नैतिकता विहीन शिक्षा। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल
कि पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखे। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। ज्ञान शक्ति नहीं है। नॉलेज इज नॉट पावर। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। दोनों में क्या फ़र्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। डेरेक बाक। दोस्तों, इससे आगे की बातें अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो और ऑडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।